मेरा नाम के सिन्हा है, कृष्ण कुमार सिन्हा, और मैं 35 इयर्स मैंने काम किया है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए विथ एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर. I was industrial advisor. That was my last and I was looking after investment promotion and dealing with the geographical जो बोलेंगे आप नॉर्थ साउथ अमेरिका, which is one of the major source of FDI in the country. तो अभी मैं आपने देखा होगा फिनोविस्टा के साथ एसोसिएटेड हूँ एज एन एडवाइज़र. फिनोविस्टा एक स्टार्टअप कंपनी है, हार्डली 5 years, एंड उनका जो मेजर फील्ड है अभी काम करने का वो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग है. ऑफ कोर्स इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक कुकिंग, बिकॉज जो अभी भी डिस्पाइट ऑलमोस्ट 100% डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ LPG सिलेंडर एंड कनेक्शन, फ्री कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम, रफली अराउंड 38% लोग इंडिया में अभी भी बायोमास यूज़ करते हैं, एंड दैट नॉट ओनली कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स टू दोज हु आर एंगेज्ड इन कुकिंग बट ऑल्सो इन जनरल एड्स टू द पॉल्यूशन ओवरऑल. तो एनीवे देयर आर वेरियस इशू कि LPG क्यों नहीं है, बिकॉज वी आर फॉरेन डिपेंडेंट ऑन ऑलमोस्ट 65% इज इम्पोर्टेड एंड 15 billion एवरी ईयर वी स्पेंड $15 billion ऑन import of LPG. एनर्जी सिक्योरिटी का इशू होता है, स्पेशली इफ देयर इज़ अ वॉर इन यूक्रेन और मिडिल ईस्ट, जो आजकल एक बहुत ही नॉर्मल हो गया है. मतलब वॉर इज़ नॉट एन इंसिडेंट, इट्स समथिंग विच इज़ कंटिन्यूइंग फॉर. तो इन दैट सेंस इलेक्ट्रिक कुकिंग के केस में यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी आउटसाइड सोर्स, यू जनरेट पावर. ऑफ कोर्स अगर आप पावर ले रहे हैं किसी कोल बेस्ड पावर प्लांट से, तो then you are also, maybe that your kitchen is not being polluted, but somewhere you are adding to pollution. तो in that sense फिर जो issue आता है वो है कि green energy के usefulness of solar energy, wind energy, even nuclear power is not that polluting. तो ये चीज़ एक तो हमारा एरिया है जहाँ पर हम लोग काफ़ी दिन से यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश में भी अपने अभी इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने. So this is getting momentum, I mean gaining momentum. Another area we are also supporting DRDO, उनका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है उसमें, जहाँ पर स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं, MSME एंड स्टार्टअप बोथ, those who are engaged in development of those products particularly which are presently being imported or which are of say 5th, 6th generation items, electronics or otherwise. And if I remember correctly, 50 crore is the upper limit of the funding, and 90% of the project cost is. So we are providing technical support to DRDO where also. That's another area. Anyway, I would like to concentrate right now on FDI policy and in special reference to UP. And सिंह साहब बैठे हुए हैं, मैं कोई गलत बोलूँगा तो आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा. FDI पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो सेक्टर स्पेसिफिक है, यानी चाहे आप डिफेंस इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं या रिटेल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है. पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कितनी आप फॉरेन इक्विटी अलाउ करते हैं और किस रूट से अलाउ करते हैं. रूट का मतलब है आई मीन वेदर इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल और इट इज़ फ्री इन द सेंस कि आप ले आइए और फिर RBI को इन्फॉर्म कर दीजिए विद इन 1 month. तो जहाँ तक पॉलिसी का, अबाउट 90% ऑफ ऑल द सेक्टर्स आर ओपन, मीन्स इट इज़ अलाउड विदाउट एनी प्रायर परमिशन. प्रायर परमिशन वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि बाद में गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट कर सकती है. तो दैट इज़ द एरिया. और अगर हम अपनी ये करीब 2000 से ये पॉलिसी चल रही है, फर्दर लिबरलाइज, तो रफली 90% जो सेक्टर्स हैं उसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है. एंड अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली अगर आप FDI इनफ्लो देखेंगे इंडिया में, जो कि रफली एनुअली लास्ट ईयर भी $80 billion था रफली, और ये ट्रेंड करीब 5 सालों से ऑलमोस्ट सेम ही है, $70 to $80 billion आर बीइंग कमिंग टू इंडिया. एंड आउट ऑफ दैट 92% इज कमिंग थ्रू दैट ऑटोमेटिक रूट which is without any approval. तो that has, I mean, the policy has really helped, because मुझे याद है मैं इस डिवीज़न में 2001 में ज्वाइन किया था,
And when I retired in 2017, I was still looking after that division. तो 2003-4 में इंडिया में टोटल इनफ्लो वाज 2.5 बिलियन. मुझे याद है एक महीने $1 बिलियन आ गया था, तो हम लोगों को एक कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर आया था सेक्रेटरी से कि भाई बहुत अच्छा काम किया है आप लोग. और आज के डेट में वही जो 2.5 था वो धीरे धीरे बढ़ता गया. 2007, 8, 9 तक ये ऑलमोस्ट 36 बिलियन आ गया था. फिर 2015, 16 ग्रोथ मेंटेन्ड है. ऑफ कोर्स थोड़ा कह सकते हैं कि अब प्लेटो वाला स्टेटस है. So we need an extra push to that. And when we were discussing foreign policy, we were told that this is a domain of the central government, not the state government, because foreign के साथ कोई भी बात होती है तो उसमें state governments को बहुत ज़्यादा elbow space नहीं मिलता है. बट मैं बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि यूपी इज़ द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ कम अप विथ ए FDI पॉलिसी. तो मुझे भी क्यूरियोसिटी कि ये क्या कर रहे हैं इसमें भी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है. आई वेंट थ्रू, नॉट इन वेरी डिटेल, बट थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा अभी कि यूपी की FDI पॉलिसी क्या है. ऑफ कोर्स उनको पता है कि उनका क्या डोमेन है, सो आई वुड नॉट नेवर आस्क इट. बट जो इंसेंटिव्स बेस्ड है बेसिकली, कि आप कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं या GST में प्रोवाइड करते हैं, और लैंड एक्विजिशन में भी कुछ प्रेफरेंस है. तो थोड़ी मुझे और इंटरेस्ट हुई. मैंने कहा कि मैं ज़रा पूछ लूँगा कि क्या ये सेक्टर स्पेसिफिक है या इन जनरल है. सेक्टर स्पेसिफिक है. हाँ, दैट इज़ वाई, बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए कि आपके स्टेट की पोटेंशियल जो है ना, वो कुछ एरियाज़ में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है. आई मीन डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज काइंड. अब जो झारखंड की होगी वही उत्तराखंड की नहीं हो सकती. तो इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक होना ज़रूरी है. तो दो भी सेक्टर, जैसे यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स इन द कंट्री, इफ़ आई एम करेक्ट, आई थिंक दे आर. और फूड प्रोसेसिंग में हमारे देश में ये हाल है कि अभी भी 20% तो वेस्ट होता है, सड़ जाता है. हमारे पास न तो कोल्ड चेन की उस लेवल की सुविधा है और न ही ट्रांसपोर्टेशन में ही वो सुविधा बढ़ रही है, लेकिन ग्रेजुअली कोल्ड स्टोरेज ये सब की. तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर कि खास करके एग्रीकल्चर बेस्ड ही हम उसको कहेंगे. प्री प्रोसेसिंग थोड़ी बात में एग्जैक्टली एग्रीकल्चर नहीं, बिकॉज एग्रीकल्चर में FDI अलाउड नहीं है अभी भी इंडिया में. तो वो सेक्टर जैसे यूपी के लिए ख़ास तौर पे, या फिर कई हैं जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, लेदर या फिर टेक्सटाइल्स में भी है. ईस्टर्न यूपी जो रिलेटिवली नॉट सो डेवलप्ड कंपेयर टू द वेस्टर्न यूपी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर थिंग्स. तो ये करने की क्यों ज़रूरत है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ. क्योंकि मैं अगर आप देखें इंडिया में FDI इनफ्लो का, तो इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर FDI. True, we are getting about 80 billion per annum, true. But look into the country. I mean, of course, the top source is today Mauritius, continues to be Mauritius, शुरू से ही है. Singapore is fast catching up. Maybe next year आप देखेंगे Singapore would be number 1, क्योंकि वो 24-25 बिलियन का ऐसे ही कोई बहुत माइनर डिफरेंस है, 5%. एंड सिंगापुर हैज़ पिक्ड अप बिकॉज ऑफ द वी हैव comprehensive economic treaty with Singapore. Thereafter that something has happened. Anyway, we are not concerned with कि आ कहाँ से रहा है. पैसे आ रहे हैं तो पैसा सब अच्छा ही है. आप देखिए वो जा कहाँ रहा है हिंदुस्तान में. आप टॉप स्टेट्स को आप देखें कि those who have received the maximum investment. पहले नंबर पे महाराष्ट्र, which is also the number 1 state economy in the country. ठीक है, बट एक 31%, उसकी शेयर 31% नहीं है इन GDP महाराष्ट्र की. मस्ट बी अराउंड 14, 15, 16, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट अराउंड दैट. और उसमें से 31% महाराष्ट्र को जा रही है. खैर मुझे कोई बहुत अच्छा काम किया तभी तो जा रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. नेक्स्ट इज आई थिंक कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड दिल्ली NCR. अब दिल्ली NCR का क्या मतलब होता है, नोएडा इज इंक्लूडेड परहैप्स. तो अगर ये आप ये टॉप एक और स्टेट हरियाणा ऑल्सो गेट्स अराउंड गुड, आई मीन मे बी 4%. इनका जब आप ऐड करेंगे तो रफली अराउंड
जो 5 टॉप स्टेट्स हैं उनको 85% हो जाता है। हमारे यहाँ 36 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स को 85% जा रहा है, और 7 आप देख लें हरियाणा को इंक्लूड करके तो 94% वो कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर मैंने कोई निगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन दे अट्रैक्ट इट बिकॉज ऑफ देयर ओन आई मीन वॉट एवर पॉजिटिव पॉइंट्स दे हैव। लेकिन फिर बाकी स्टेट्स कर क्या रहे हैं? अब यूपी का 1% है अभी इन द, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़, मैंने देखा था 600 मिलियन लास्ट ईयर था, ग्रेजुअली आई डोंट नो अबाउट कि एनसीआर में यूपी का कुछ पोर्शन चला जाता होगा तो व्हाट इज़ एक्चुअली शोन इज़ लेस। तो इसलिए इन सब स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, जो कि एफडीआई की जो सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी निकाली है, तो वो चीज़ अपने है। लेकिन पॉलिसी तो अपनी जगह बहुत ठीक होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एफडीआई पॉलिसी है उससे ज़्यादा लिबरल्स है दुनिया में किसी और गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन हम फिर भी मोस्ट लिबरल एफडीआई या इकोनॉमी नहीं कहलाते हैं, आज भी नहीं कहलाते हैं डिस्पाइट दैट पॉलिसी, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ और दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे होती है। तो उनकी वो, जैसे कि अभी एक अग्रवाल साहब बोल रहे थे, उनको वो एक्चुअली में कम्युनिकेशन गैप की है कि हम इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा वो रिश्ता जो है ना उतना कंड्यूसिव नहीं रह जाता। मतलब वो जैसे कि एक ही काम में दोनों लगे हुए हों, ये फीलिंग होनी चाहिए कि आपका भी ऑब्जेक्टिव है जो वही हमारा भी है, तो वो मिसिंग है। और मुझे याद आया 2015 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुई थी तो आई वॉज वहाँ बॉम्बे में, एक बड़ा इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, तो हमारा एक अपना एक काउंटर कह सकते हैं डीआईपीपी का था, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को से बात करते थे हम लोग। तो वहाँ एक कंट्री के एम्बेसडर आए थे, स्लोवानिया, शायद बहुत छोटी कंट्री, कोई स्लोवानिया ही थी या स्लोवाकिया थी, आई एम रियली फॉरगॉटन, बट व्हाट ही टोल्ड वाज इम्पॉर्टेंट। हमने उनको बताया कि एफडीआई पॉलिसी में हमने क्या क्या लिबरलाइजेशन किया, जो हमारी आदत थी बोलने की, जो क्या टेक्स्ट बुक मटेरियल होता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप, if you want to get FDI, you don't have to make it easier for the foreign investor to bring money. You have to make it easier for your own domestic investor first. उनको अगर आसान आप कर देंगे तो अपने आप ही वो एक मैसेज चला जाता है कि भाई यहाँ पे बिजनेस करना आसान है। तो हमको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ध्यान देना है। एफडीआई पॉलिसी ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई उसको लिबरलाइज नहीं करें, ठीक है, वो भी है, क्योंकि फॉरेन जो एफडीआई के साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी आती है जो हमारे यहाँ नहीं होगी। तो ये चीज़ें पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जितना भी ज़्यादा अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ इजी करेंगे या सिंपल करेंगे या प्रमोट करेंगे, अपने आप ही वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। और स्टार्टअप और एमएसएमई को तो खास करके, क्योंकि उनके पास फाइनेंस के सोर्स मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, और आई थिंक मिस्टर सूर्यकांत जी ने काफ़ी कुछ बोला है उस पर जो काफ़ी रिलेवेंट है, बट उनको काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज द स्मॉलर यू आर द बिगर, आई मीन डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फेस द चैलेंजेस, वेरी सिंपल, आई मीन इसमें कोई। तो आई वुड से दैट कि जो लोकल इन्वेस्टर हैं उन पर हम ज़्यादा एड्रेस करें तो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट आना है, और वो फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें कि एवरीबडी ग्रोज, आई मीन फाइनली दैट हेल्प्स द इंटायर इकोनॉमी। क्योंकि आजकल नेशनल और सब नेशनल लेवल दोनों पे ही काम करने की ज़रूरत है किसी भी एरिया में, क्योंकि वो पार्टनरशिप से ही हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम समझते थे एफडीआई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन आपने जैसे यूपी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही बढ़िया है। आई एम श्योर कि इन द कमिंग ईयर जैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका टारगेट है, तो इट विल ऑल्सो शॉर्टली विल बी वन ऑफ दोज स्टेट्स जो टॉप 5 के हैं, जो कि क्योंकि पोटेंशियल की तो एब्सोल्युटली नो कमी, और टैलेंट बोथ आर, आई मीन एवरीवेयर इन द कंट्री, यूपी इज़ नो एक्सेप्शन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।